वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो वेलकम इन अदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। होपफुली आप लोगों की प्रिपरेशंस काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आप लोग भी ठीक होंगे। और अगर आप केवीएस पीटी बायोटेक्नोलॉजी की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो ये टाइम आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है। रिमेनिंग 4 to 5 डेज जो आपके बचे हुए हैं, इन रिमेनिंग 4 to 5 डेज में आप जितना ज़्यादा अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइव कर पाएंगे और अपने कंटेंट को रिवाइज कर पाएंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए क्या होगा, बेटर होगा। सो रिवीजन करने का और अपने आप को अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइव करने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आप प्रीवियस ईयर के जो आपके पेपर्स हैं, जहाँ से आप प्रैक्टिस कर पाते हैं, जहाँ से भी आप क्वेश्चंस को ले पाते हैं, उन क्वेश्चंस को आप अच्छे से सॉल्व कीजिए। और उन सॉल्यूशंस के टाइम पे आप अपने आप को रिवाइज भी कर लेते हैं और आपका जो कॉन्सेप्ट होता है वो एक बार फिर से रिवाइव भी हो जाता है। तो उसी के सीरीज में आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इम्यूनोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। और कोशिश ये रहेगी कि ये क्वेश्चन ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं कि ये सारे पेपर को अगर इस पेपर के सारे क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपका जो इम्यूनोलॉजी का जो सिलेबस है पूरा का पूरा इंटायरली क्या होगा, कवर हो जाएगा। और यहाँ से आपके कई सारे क्वेश्चन जो कि फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है आपका। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ह्यूमरल इम्यूनिटी इन्वॉल्व इन। तो जैसा कि आपको पता है कि इम्यूनिटी बेसिकली दो कैटेगरी की होती है। एक आपका होता है ह्यूमरल मीन्स, एक होता है आपका अडेप्टिव, दूसरा होता है आपका इनेट। सो अडेप्टिव इम्यूनिटी के आपके दो पार्ट होते हैं। अडेप्टिव इम्यूनिटी का मतलब होता है कि जो आपके बर्थ के बाद से हो और इंडिविजुअल्स की लाइफ में एक्वायर किया गया हो। तो अडेप्टिव इम्यूनिटी बेसिकली आपका दो टाइप्स का होता है, एक होता है ह्यूमरल, दूसरा होता है सेल मीडिएटेड। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या होती है कि जब कोई भी यहाँ पे आपका एक बी सेल्स क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। और ये बी सेल्स के सरफेस पे क्या पाए जाते हैं, आपके रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। और जब भी कोई एंटीजन आकर के क्या करता है, बाइंड करता है इस रिसेप्टर से, तो ये बी सेल्स आपका क्या होता है, एक्टिवेट होता है, डिफ्रेंशिएट हो जाता है दो पार्ट में। और ये पार्ट कौन कौन से होते हैं आपके, एक आपका क्या बनेगा, प्लाज्मा सेल्स बन जाता है, और दूसरा आपका क्या बनता है, मेमोरी सेल्स बन जाती है। तो ये जो आपका मेमोरी सेल्स होगा वो आपके इस एंटीजन के स्ट्रक्चर्स को क्या करती है, पहचान लेती है। और जो कि प्लाज्मा सेल्स डिफरेंशिएट होकर क्या बनाती है, एंटीबॉडी बना देती है। तो ये एंटीबॉडी जा करके इस एंटीजन को के इफेक्ट को क्या करता है, नॉलिफाई करने का काम करेगा। तो ऐसा इम्यूनिटी जहाँ पे आपका बी सेल्स क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। और एंटीजन के मॉलिक्यूल्स बी सेल से जाकर के इंटरेक्ट होते हैं उनके सेल सरफेस पे पाए जाने रिसेप्टर से। और उसके बाद बी सेल आपका क्या हो, प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स में क्या हो, डिवाइड हो, मीन्स डिफरेंशिएट हो जाए। तो उस ऐसे इम्यूनिटी को आप बेसिकली ह्यूमरल इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। जबकि सेल इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट अलग होता है। यहाँ पर आपका जो एंटीजन होते हैं वो फ्री फॉर्म में नहीं होते हैं। मतलब यहाँ पे जो एंटीजन होंगे वो ऑलरेडी आपके दूसरे एक प्रोटीन मॉलिक्यूल जिसका नाम है एमएचसी, उससे क्या किया रहता है, बाइंड किया रहता है। तो एमएचसी मॉलिक्यूल से बाइंड किए गए एंटीजन जब आपकी टी सेल्स के सरफेस से पाए जाने वाले रिसेप्टर से क्या करते हैं, बाइंड करते हैं, तब जाकर के यहाँ पे सेल इम्यूनिटी इम्यूनिटी क्या होती है, परफॉर्म होती है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये मान लीजिए आपका एंटीजन है और ये आपका क्या है, एमएससी मॉलिक्यूल है। तो ये एमएससी मॉलिक्यूल से एंटीजन अगर ऑलरेडी पहले से ही बाइंड किया हुआ है, एंटीजन को हम लोग आईजी से या एजी से कर लेते हैं, तो ये दोनों आपका क्या करेगा, बाइंड करेगा। तो यहाँ पे आपका टी सेल्स जो होता है डिफरेंशिएट हो जाता है टी हेल्पर सेल्स में, और इसके बाद आपका टी साइटोटॉक्सिक सेल्स में। तो हेल्पर सेल्स जो होता है वो क्या बनाता है, आपका साइटोकाइंस बनाता है। और ये साइटोकाइंस जाकर के सिग्नल देता है किसको, इस बी सेल्स को, कि भैया अब आपको एक्टिवेट होने की ज़रूरत है। और इसके बाद आपका ये क्या करेगा, फिर से ये पाथवे चलाना शुरू कर देता है। मतलब आपका प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स बन जाएगी। तो ये वाली पाथवे को आप क्या बोलते हैं, दैट इज द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में आपका टी सेल्स इन्वॉल्व होगा और टी सेल्स से आपका बनेगा साइटोकाइन, जो कि आकर के बी सेल्स को एक्टिवेट करता है। और यहाँ पे जो एंटीजन होंगे वो हमेशा आपके बाउंड फॉर्म में होंगे एमएससी मॉलिक्यूल से। फ्री फॉर्म वाले एंटीजन जो होंगे वो टी सेल को एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। तो ये यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट था। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी में क्या होगा, बी लिम्फोसाइट मीन्स बी सेल्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका जो फोर्थ होगा क्या होगा, आपका सही होगा। तो इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट था आपने यहाँ पे देख लिया। सो एमएससी मॉलिक्यूल्स आपके जो होते हैं वो किस में इन्वॉल्व होंगे, आपके सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में। और टी सेल्स भी आपका किसके इन्वॉल्व होगा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में। तो ये तीनों जो कंपोनेंट थे वो किसके हैं, आपके सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के हैं। जबकि ये वाला जो कंपोनेंट है वो किसका है, आपका ह्यूमरल इम्यूनिटी का। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या है ये आपने यहाँ पे देख लिया, और इसके पीछे का लॉजिक क्या है ये भी आपने यहाँ पे समझ लिया। तो अगर इन तीनों ऑप्शन में से कोई दिखेगा तो आप वहाँ पे सेल मीडिएटेड की बात कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, हिमेटोपोइसिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन। तो हिमेटोपोइसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे कि आपका हिमेटोपोइटिक जो स्टेम सेल्स होते हैं एचएससी, इस सेल्स से स्टेम सेल्स जो होते हैं उनके पास प्रॉपर्टी होती है डिफ्रेंशिएट करने की और डिवीजन करने की। तो डिफ्रेंशिएट होकर के ये आपके सारे के सारे जो सेल्स होते हैं वो बनाता है। तो ये डिफ्रेंशिएट होकर के दो सेल्स बनाएगा, एक आपका लिम्फॉइड प्रोजेनिटर सेल्स बनाता है,
लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल्स बनाएगा और एक आपका क्या बनाता है, माइलोइड बनाता है। तो ये लिम्फोइड और माइलोइड का क्या कॉन्सेप्ट होता है ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये दोनों आपके लिम्फोइड और माइलोइड से आपके अलग-अलग क्या करते हैं, पूरी इम्यूनोलॉजी के सेल्स फॉर्म होते हैं। चाहे वो लिम्फोसाइट्स हो, मीन्स टी लिम्फोसाइट्स हो, बी लिम्फोसाइट्स हो, या फिर आपके नेचुरल किलर सेल्स में ये आपके लिम्फोइड से बनेंगे। माइलोइड से आपका पूरा का पूरा इधर इसिनोसिल बेसोफिल्स और ये सारे जो सेल्स होते हैं वो बन जाते हैं। तो हेमेटोपोइएटिक की जो प्रोसेस होती है वो स्टार्टिंग में आपका यॉर्क सैक में होता है, मीन्स 1 से 3 मंथ के बीच में जो ड्यूरेशन होगा वो कहाँ पे होगा, यॉर्क सैक में होगा। मीन्स बेबी जो आपका डेवलप कर रहा होगा उसके यॉर्क सैक में आप क्या होता है, क्या दैट इज द हेमेटोपोइएसिस की प्रोसेस। कब तक, जबकि जब बेबी आपका ड्यूरेशन कितना है, 1 to 3 मंथ के आसपास में। सो 3 मंथ से अबव या 3 मंथ के बाद का लेकर के आपका बर्थ तक का, मीन्स 9 मंथ के आसपास में यहाँ पे कहाँ पे होगा, दैट इज द लिवर एंड स्प्लीन में होता है, राइट, लिवर एंड स्प्लीन में होता है। तो इसके बाद आपका मीन्स उसके बर्थ के बाद से पूरा इंटायर लाइफ तक का जो प्रोसेस होगा वो कहाँ पे होगा, आपका बोन मैरो में होता है। तो ये हेमेटोपोइसिस की जो प्रोसेस होती है टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग आपका अलग अलग क्या होता है, होता रहता है। तो स्टार्टिंग में कहाँ पे होगा, यॉर्क साइक में होगा, इसके बाद फिर आपका लिवर एंड स्प्लीन में होगा, फिर इसके बाद कहाँ पे होगा, बोन मैरो में होगा। तो ये 4 आपको ऑर्गन यहाँ पे अपनी साइड दिखाए गए हैं जहाँ पे आपका हेमेटोपोइसिस की प्रोसेस होती है। सो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका, सही हो जाएगा, यॉर्क सैक, लिवर, स्प्लीन एंड बोन मैरो। ये क्वेश्चंस 2013 के बायोटिक का जो पेपर हुआ था उसमें ये पूछा गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हेमेटोपोइसिस की प्रोसेस 3 मंथ या 3 मंथ के बाद वाले फेज में कहाँ पर होगा। तो उसके लिए ऑप्शन आप क्या लगाएंगे, लिवर एंड स्प्लीन। तो ये क्वेश्चन आपके 2013 पे केवीएस पीटी बायोटेक्नोलॉजी में क्या है, पूछा गया है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट था आपने यहाँ पे देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स डिराइव फ्रॉम बोथ माइलॉइड एंड प्रोजेनिटल सेल, लिम्फोइड प्रोजेनिटल सेल्स। तो यहाँ पे एक सेल्स ऐसी होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हेमेटोपोइएटिक जो स्टेम सेल्स होते हैं वो 2 प्रोजेनिटल सेल्स बनाते हैं। एक आपका बनाता है माइलॉइड प्रोजेनिटल सेल्स और दूसरा बनाता है आपका लिम्फोइड प्रोजेनिटल। तो इस वाले से आपके क्या क्या बन जाते हैं, जैसे आपका बी लिम्फोसाइट बन जाएगा, इसके बाद आपका टी लिम्फोसाइट्स बन जाएगा, इसके बाद आपके नेचुरल किलर सेल्स बन जाएंगे। ये सारे सेल्स क्या होते हैं, बनते हैं। इसके साथ साथ में यहाँ पे आपका एक सेल्स बनता है डेंड्राइटिक सेल्स। तो डेंड्राइटिक सेल्स एक ऐसा सेल्स होता है जो कि आपके दोनों ही जो प्रोजेनिटल सेल्स होते हैं उनसे बनता है, माइलॉइड वाले से भी और लिम्फोइड वाले से। ये एक कॉमन सेल्स होती है। ये भी आपके एग्जाम में कई बार सवाल पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। डेंड्राइटिक सेल्स ऐसी होती हैं जो कि हेमेटोपोइसिस के बाद जो 2 आपके प्रीकर्सर सेल्स बनते हैं, माइलॉइड वाले और लिम्फोइड वाले, उन दोनों ही पाथवे से या दोनों ही सेल से क्या होता है, बनता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शंस। तो एलर्जिक रिएक्शंस जो होते हैं वो आपके हाइपर सेंसिटिविटी काइंड के रिएक्शंस में आते हैं। और यहाँ पे आपके 2 सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। एक तो होता है आपका बेसोफिल सेल्स और दूसरा आपका होता है दैट इज द मास्ट सेल्स। ये 2 आपके सेल्स ऐसे हैं जो कि एलर्जिक रिएक्शंस में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। आप इनको अच्छे से समझ लीजिए। सो बेसोफिल सेल चूंकि यहाँ पे दे नहीं रखा है, दैट इज भाई आपका क्या होगा, मास्ट सेल्स क्या होगा, वो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एब्जाइम्स क्या होते हैं। एब्जाइम्स का मतलब होता है कि जब भी कोई एंटीबॉडी के पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी अगर आपका क्या हो जाए, आ जाए, तो कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंटीबॉडी इज नोन एज द एंजाइमेटिक एक्टिविटी या नोन एज द एब्जाइम। एब मीन्स एंटीबॉडी, जाइम मीन्स एंजाइम। तो जब एंटीबॉडी आपका एज एंजाइम क्या करे, काम करना शुरू कर दे, तो उसको आप एब्जाइम के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इन्वॉल्व इन द डिफेंस अगेंस्ट प्रोटोजोआ। ये क्वेश्चन बहुत बार आपसे सवाल पूछा जाता है कि प्रोटोजोन्स के अगेंस्ट में डिफेंस करने के लिए कौन सा सेल्स आपका बॉडी का इन्वॉल्व होता है। सो ऑप्शन इज ईओसिनोफिल्स। और ये सारे के सारे जो सेल्स आपके आते हैं, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स, इनका कैटेगरी आपका लिम्फोइड जब सेल्स को मतलब डब्ल्यूबीसी को जब आप करते हैं तो वहाँ पे आपके 2 पार्ट बन जाते हैं। एक आपका बनता है ग्रेनुलेटेड सेल्स और दूसरा बनता है आपका ऑर्गेनुलेटेड सेल्स। तो ये आपके सारे के सारे सेल्स ग्रेन्यूल्स कंटेन करते हैं, दैट इज वाई आप इनको ग्रेनुलेटेड सेल्स के नाम से जानते हैं। सो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, सही हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको अच्छे से ध्यान दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज नॉन फैगोसाइटिक इन नेचर। फैगोसाइटिक का मतलब होता है कि वो पार्टिकल्स को क्या करेगा, इंगल्फ करने की प्रॉपर्टी रखता है, तो उसको आप बोलते हैं क्या, दैट इज द फैगोसाइटोसिस। तो कौन सी सेल्स इसमें से फैगोसाइटोसिस नहीं है, तो उसके लिए ऑप्शन क्या होगा, मास्ट बेसोफिल सेल्स। तो ये बेसोफिल सेल्स जो होती है वो नॉन फैगोसाइटिक सेल्स मानी जाती है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अग्रेनुलेटेड सेल्स। तो इसमें से कौन सा आपका ऐसा है जो कि अग्रेनुलेटेड है, मीन्स आपका उसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते। तो उसके लिए आपका क्या क्या आता है, बी लिम्फोसाइट सेल्स आते हैं, टी लिम्फोसाइट सेल्स आते हैं, एनके सेल्स आते हैं। ये सभी के सभी सेल्स कैसे आपके विदाउट ग्रेन्यूल्स वाले होते हैं। तो एनके सेल्स ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रेनुलोसाइट्स, इसमें से कौन सा आपका ग्रेनुलोसाइट्स नहीं है, तो इसके लिए ऑप्शन आपको यहाँ पे है बेसोफिल सेल्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्लीट कंपोनेंट ऑफ इनेट इम्यूनिटी, तो इनेट इम्यूनिटी में का कंपोनेंट कौन नहीं है, तो इनेट इम्यूनिटी में पहले आप देखिए क्या क्या चीज़ आ सकती है। इसमें आपका फिजिकल बैरियर होता है, फिजिकल बैरियर होता है, केमिकल बैरियर होता है और सेलुलर बैरियर होते हैं। ये तीन आपके क्या होते हैं, बैरियर होते हैं इम्यूनिट इम्यूनिटी के लिए। तो इन्नेट इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ये जो बर्थ से इम्यूनिटी मिलती है उसको आप इन्नेट इम्यूनिटी बोलते हैं, और ये स्पेसिफिक नहीं होती है, कॉमन सबके लिए पाथवे चलाती है। तो फिजिकल बैरियर में क्या आता है, आपका स्किन आता है, तो ये स्किन ये होता है। और केमिकल बैरियर में आपके क्या आते हैं, साइटोकाइंस आते हैं या फिर आपके इंटरफेरेंस आते हैं, ये भी आपका होता है। एक्यूट फेज प्रोटीन्स आते हैं और सेलुलर बैरियर में कुछ सेल्स आते हैं। तो आपसे पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी, तो साइटोकाइंस पार्ट होता है, लाइसोजाइम भी होते हैं, एक्विड फेज प्रोटीन्स भी होता है, मोनोसाइट जो होंगे वो आपके इन्नेट इम्यूनिटी के पार्ट नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका सही हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इन्नेट ह्यूमरल इम्यूनिटी, तो ह्यूमरल इम्यूनिटी में क्या क्या इन्वॉल्व हो सकता है, आपका बी सेल्स इन्वॉल्व होगा, राइट, प्लाज्मा सेल्स इन्वॉल्व होगा, और इसके बाद आपका क्या होगा, बी सेल्स रिसेप्टर्स भी इन्वॉल्व होंगे। तो ये भी ऑप्शन सही होगा, मतलब ये आपका पाया जाता है, बी सेल्स भी पाए जाते हैं, प्लाज्मा सेल्स भी पाया जाता है। टी सेल्स का आपका ह्यूमरल इम्यूनिटी में कोई भी रोल नहीं है, इसका इन्वॉल्वमेंट कहाँ पे होता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा सही हो जाएगा। टू एक्टिवेट सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्सेस एन एंटीजन मस्ट बी, कोई भी अगर एंटीजन आपका जो कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को अगर रिस्पॉन्स करना चाहता है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, तो सबसे पहला कंडीशन तो ये होता है कि वो एंटीजन आपका एमएससी मॉलिक्यूल से क्या होना चाहिए, बाउंड होना चाहिए, सबसे पहला पहला कंडीशन है। अगर फ्री फॉर्म में होगा तो वो सेल मीडिएटेड को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। सो एमएससी से पहला क्या होना चाहिए, बाउंड होना चाहिए, बिल्कुल। और उसका जो नेचर होना चाहिए कैसा होना चाहिए, इनसॉल्युबल होना चाहिए। सॉल्युबल टाइप के जो एंटीजन्स होते हैं वो हमेशा आपकी ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, जबकि जो आपके इनसॉल्युबल टाइप के एंटीजन्स होते हैं जो कि बाउंड फॉर्म में होते हैं वो हमेशा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। सो ये तीन ऑप्शंस आपके क्या हैं, गलत हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या होगा सही हो जाएगा, इनसॉल्युबल बाउंड विद एमएससी मॉलिक्यूल। तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्या होगा, ठीक हो जाएगा। बी सेल्स इम्यूनिटी चलाने के लिए, मतलब आपका ह्यूमरल इम्यूनिटी चलाने के लिए नेचर कैसा होना चाहिए एंटीजन का, फ्री फॉर्म में होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन सॉल्युबल फॉर्म में होना चाहिए। जबकि सेल मीडिएटेड के लिए आपको कंडीशंस क्या दिया जा रहा है, नंबर पहला बाउंड फॉर्म में होना चाहिए, किसके साथ में, आपका एमएससी मॉलिक्यूल के साथ में, और इनका नेचर कैसा होना चाहिए, इनसॉल्युबल होना चाहिए, तब जाकर के आपका ये वाला आर्म एक्टिवेट होगा। अगर ऐसा रहेगा तो ये वाला एक्टिवेट होगा। तो ये इसके पीछे का लॉजिक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली पेयर्ड, तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें करेक्टली पेयर्ड है। तो एमएससी मॉलिक्यूल्स के लिए और आपके जो टीएस सेल्स होते हैं, मतलब जो टीसी सेल्स होते हैं, उनका क्या लॉजिक है यहाँ पे, आप इसको ध्यान से देखिए। ये आपके एमएससी मॉलिक्यूल्स है, मान लीजिए एमएससी मॉलिक्यूल्स के दो कैटेगरी है, फर्स्ट एंड सेकेंड। और इसके बाद आपके जो टी सेल्स होते हैं वो टी सेल्स दो कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं। एक आपका होता है टी हेल्पर सेल्स और एक आपका होता है टी साइटोटॉक्सिक सेल्स। तो टी सेल्स के जो दो पार्ट हैं, टी हेल्पर सेल्स और आपके टी सी सेल्स, इनका कॉम्बिनेशंस होता है। हेल्पर सेल्स जो होती हैं वो एमएससी मॉलिक्यूल सेकेंड को क्या करती है, के साथ में एसोसिएट होती है। तो आप याद रखिएगा, यहाँ पे सेकंड दे रखा है, मीन्स हाफ दे रखा है, हाफ से क्या है, हेल्पर है। तो यहाँ पे टी हेल्पर सेल्स, और अगर सी डी मॉलिक्यूल्स की बात किया जाए तो आपका सी डी क्या आता है, 4 आता है। तो सी डी 4 टी हेल्पर एमएससी मॉलिक्यूल सेकेंड और टी हेल्पर सेल्स, ये आपके क्या होते हैं, तीन का कॉम्बिनेशन होता है। और इसके लिए क्या हो जाएगा आपका, टीसी सेल्स के लिए यहाँ पे एमएससी मॉलिक्यूल फर्स्ट हो जाएगा, और सी डी क्या होता है, 8 होता है। ये आपके तीनों क्या है, कॉम्बिनेशंस हैं, और ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इसको अच्छे तरीके से ध्यान में रखिए कि टी हेल्पर सेल जो होगा उसका कॉम्बिनेशन क्या होगा, हाफ हाफ हो जाएगा सारा का सारा। हाफ मीन्स यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे 8 को, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ 4 वैल्यू है और 2 है और ये हाफ है। तो टी हेल्पर सेल के साथ एमएससी मॉलिक्यूल सेकंड, सी डी 4, और टी सी टी सेल के साथ मॉलिक्यूल फर्स्ट एंड सी डी 8, ये आपका क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। तो आप यहाँ पे इस पर नंबर क्या होगा, फोर्थ आपका सही हो जाएगा। मोस्ट प्रोमिनेंट अमीनो एसिड्स प्रेजेंट इन द हिंग रीजन, तो हिंग रीजन आपने जाना है कि क्या होता है, कि जो आपके ये एंटीबॉडी होते हैं, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर आपने इसे देखा हुआ है। तो ये एंटीबॉडी जो होते हैं, जहाँ पे आपका वाई शेप का स्ट्रक्चर्स होता है, यहाँ पे आपके इस तरीके से क्या होते हैं, रीजन पाए जाते हैं, इनको आप बोलते हैं हिंग रीजन। क्या बोलते हैं, हिंग रीजन इसको आप बोलते हैं। तो हिंग रीजन पे सबसे ज़्यादा जो पाया जाने वाला अमीनो एसिड होता है वो क्या होता है, प्रोलीन होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, प्रोलीन आपका सही हो जाएगा। और इसका काम होता है कि इसको प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज से बचाने का काम करेगा। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग आईजी मॉलिक्यूल हैज नो सब क्लासेस, तो आपके पास 5 डिफरेंट क्लास के क्या हैं, एंटीबॉडी पाए जाते हैं। दैट इज द
इम्यूनोग्लोबुलिन ए मीन्स ए, और इम्यूनोग्लोबुलिन आपका टी, इम्यूनोग्लोबुलिन आपका ई, इम्यूनोग्लोबुलिन आपका जी, और इम्यूनोग्लोबुलिन आपका बी एम। तो ये आपके क्या है, 5 एंटीबॉडी पाए जाते हैं। तो इन 5 में से किसकी किसके पास आपका सब क्लास होता है, मीन्स किसके किसके पास सब टाइप्स होते हैं, आप उसको देख लीजिए। तो एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी जी, ये दो ऐसे होते हैं जिनके पास सब क्लास होता है, राइट। G1 G2 और A1 A2 इस तरीके से। बाकी आपके जो एंटीबॉडी डी है, एंटीबॉडी ई है और एंटीबॉडी एम है, इनके पास कोई भी सब क्लास नहीं होता है, नो सब क्लासेस। तो आप इसको अच्छे से डेटा को याद रखिए। एंटीबॉडी ई यहाँ पे एंटीबॉडी ए के पास होता है, एंटीबॉडी जी के पास होता है, बोथ है नहीं तो हो ही जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ई क्या होगा, सही हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे देखा कि एंटीबॉडी 5 आपके टाइप के होते हैं, और इन 5 में से 2 आपके पास ऐसे हैं जिनके पास सब क्लासेस है, और 3 ऐसे जिनके पास सब क्लासेस नहीं होती हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आईजी मॉलिक्यूल्स हैज नो हिंग रीजन, तो किसके पास आपका हिंग रीजन नहीं होता है, ये आपसे सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो एंटीबॉडी आपका जो जी है, मतलब एंटीबॉडी जो ई है, उसके पास हिंग रीजन नहीं होते हैं, राइट। तो इसके लिए ऑप्शंस आपके पास, ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या होगा, सही हो जाएगा। तो हिंग रीजन के लिए जो कॉन्सेप्ट है कि मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो हिंग रीजन, तो आपको यहाँ पे दिया गया ऑप्शन दैट इज द एंटीबॉडी ई। एंटीबॉडी ई के पास हिंग रीजन नहीं होते हैं। एंटीबॉडीज आर, एंटीबॉडीज क्या होते हैं, तो बेसिकली ये आपके 4 पेप्टाइड चेन से मिलकर के बने होते हैं, जिसमें से 2 क्या होता है आपका लाइट चेन होता है, और 2 क्या होते हैं आपके हैवी चेन होते हैं। तो ये 4 आपके पेप्टाइड से मिलकर के बने हुए मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये इनका नेचर कैसा होता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स होती है, मतलब ये प्रोटीन्स में ग्लाइकोसाइलेशंस होता है, और इन ग्लाइकोसाइलेशंस का भी इंपॉर्टेंस होता है। ये ग्लाइकोप्रोटीन्स होंगे और हेटेरो क्या होंगे, पॉलीपेप्टाइड होंगे। मतलब यहाँ पे 2 टाइप के चेन आपको पाई जाती है, एक आपकी छोटी होती है और दूसरा क्या होता है, बड़ा होता है, ऐसे इस तरीके से। तो इसको आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या करेंगे, लगा देंगे। इफेक्टर फंक्शंस ऑफ आईजीई इज परफॉर्म्ड बाय, जो आपके एंटीबॉडी के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके 2 पार्ट हो जाते हैं। आपका एक जो पार्ट होता है जिसको आप बोलते हैं एफ ए बी रीजन, एफ ए बी रीजन, और दूसरा जो पार्ट होता है उसका बोलते हैं एफ सी रीजन। तो एफ ए बी रीजन क्या करता है, सिर्फ एंटीजन से बाइंड करने का काम करता है, ये बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है। जबकि जो एफ सी वाला पार्ट होता है ये फंक्शंस को परफॉर्म करता है, जो कि एंटीबॉडी इफेक्टर फंक्शन जिसको बोलते हैं। तो इफेक्टर फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, जैसे एंटीजन को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, उसको मार करने का, किल करने का काम करता है। ये सारा फंक्शन आपको कौन करेगा, दैट इज द एफ सी रीजन। तो एफ सी रीजन कहाँ पाया जाता है, सी टर्मिनल पे। तो ये आपका क्या होगा, एन टर्मिनल, और ये क्या होता है आपका सी टर्मिनल। तो सी टर्मिनल एफ सी रीजन जो होते हैं वो उसके इफेक्टर फंक्शन के लिए क्या होते हैं, परफॉर्म करते हैं। सो सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लाइकोसाइलेशन, जैसा कि अभी आप आपको बता रहे थे कि एंटीबॉडी जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स का मतलब ये हुआ कि प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट के मायोटीज को क्या करना, ऐड कर देना। तो इंपॉर्टेंस पूछ रहा है, तो इनकी सॉल्युबिलिटी की क्या करता है, बढ़ाता है, इंक्रीज करता है सॉल्युबिलिटी को। सो इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी एंड बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ एंटीजन मॉलिक्यूल्स। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज नॉट इन्वॉल्व इन द आईजी मॉलिक्यूल्स। तो एंटीजन और एंटीबॉडी के इंटरेक्शंस में कौन सा मॉलिक्यूल्स आपका इन्वॉल्व, मतलब एंटीबॉडी जो हो रहा है उसके स्ट्रक्चर्स में कौन सा बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं होगा। तो कौन कौन से होंगे उसको आप देख लीजिए। हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड होगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा, कोवलेंट बॉन्ड भी होता है, लेकिन आपका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं होगा। ये कहाँ पे होता है, दैट इज द न्यूक्लिक एसिड में होता है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीबॉडी मीडिएटेड फंक्शंस, इसमें से कौन सा एंटीबॉडी मीडिएटेड फंक्शंस नहीं है। तो ऑप्शनाइजेशन होता है जिसमें आप जो एंटीबॉडी की जो एक्टिविटी होती है उसको इन्हांस की जाती है। एडीसीसी जो कि एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल साइटोटॉक्सिसिटी से आप बोलते हैं, ये भी आपका होता है। कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन ये भी होता है। गैल्वेनाइजेशन कोई इम्यूनोलॉजी का टर्म नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही हो जाएगा। ये कोई फंक्शंस नहीं होता है, ये आपके तीनों क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं। तो आप इनको अच्छे तरीके से याद रखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब क्लास ऑफ आईजीजी कैन नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा। तो आईजीजी के पास पहले सब क्लासेस क्या क्या हो सकते हैं, G1 G2 G3 एंड G4, ये 4 क्या होते हैं, सब क्लासेस होते हैं। तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा क्लास आपका प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है, बी, मीन्स यहाँ पे IgG2। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल्स होगा वो क्रॉस नहीं कर पाता। तो यहाँ से सवाल आपसे क्या बनता है कि कौन सा एंटीबॉडी ऐसा है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, मदर के प्लेसेंटा को। तो उसके लिए ऑप्शन क्या लगाएंगे, जी। और इसके जो सब क्लासेस होते हैं इसमें से कौन सा नहीं कर पाता है, तो उसके लिए ऑप्शन क्या है, IgG2। तो ये थोड़ा सा आपका डेप्थ लेवल क्वेश्चन था। और आप नॉर्मल जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं एंटीबॉडी के लिए वो यही कि कौन सा एंटीबॉडी प्लेसेंटा क्रॉस कर सकता है।
व्हाट विल बी द पॉसिबल आउटकम व्हेन एन एंटीबॉडी ट्रीटेड विद द पेपाइन। तो पेपाइन से अगर आप डाइजेस्ट करते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, इसको आप देख लीजिए। तो पेपाइन जो होता है आपका एक प्रोटियोलाइटिक क्लास ऑफ एंजाइम होता है, और यहाँ पे आपके जो होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड को क्या करता है, ब्रेक करता है। तो ये जो ब्रेक करेगा पेपाइन से ट्रीटमेंट कराने के बाद, यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या बनती है, 3 फ्रेगमेंट बन जाते हैं, राइट। तो उन 3 फ्रेगमेंट में से क्या बनेगा, आपके नंबर ऑफ टोटल जो फ्रेगमेंट बनेंगे क्या बनेंगे, 3 फ्रेगमेंट बनेंगे, 3F बनेगा। और इन 3F में से क्या होगा, 2 आपके जो फ्रेगमेंट होंगे किसके होंगे, दैट इज FAB के होंगे, किसके होंगे, FAB के। और एक किसका होगा, FC रीजन का होता है, राइट। तो ये नीचे वाला क्या होगा आपका, एक अलग हो जाता है ऐसे टूट करके, और ये दोनों क्या होते हैं आपके अलग हो जाते हैं, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाता है। 2 FAB मॉलिक्यूल्स और एक FC मॉलिक्यूल्स क्या होता है, बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सेकंड है वो क्या होगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द पॉसिबल आउटकम व्हेन एन एंटीबॉडी ट्रीटेड विद द पेप्सिन। तो पेप्सिन से अगर आप डाइजेस्ट कराते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, तो पेप्सिन भी आपका प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है, और ये एंटीबॉडी को क्या करता है, यहाँ से क्लीव करेगा। तो यहाँ पे आपका जो पॉसिबिलिटी बनती है, सिर्फ एक फ्रेगमेंट बनता है, एक एफ बनता है। और इस एक एफ में क्या होगा आपका कि टू जो आपके मतलब FAB जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका होल्ड ट्वाइस होती है, मीन्स FAB के लिए क्या होगा, यहाँ पे होल्ड ट्वाइस होगा। मतलब ये दोनों मॉलिक्यूल्स बाउंडेड फॉर्म में पाए जाते हैं, लाइक दैट, इस तरीके से। और यहाँ पे कोई भी FC रीजन से नहीं बनता, नो FC रीजन। तो ये ऑप्शन क्या होगा आपका, सही हो जाएगा, FAB का 2 और नो FC रीजन। सो नेक्स्ट है, व्हाट विल द पॉसिबल आउटकम व्हेन एन एंटीबॉडी ट्रीटेड विद द पेप्सिन। तो अगर पेप्सिन से अगर आप कराते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, तो जस्ट अभी आपको बताया कि पेप्सिन से अगर आप कराएंगे तो वहाँ पे 1 फ्रेगमेंट बनता है, राइट, 1 फ्रेगमेंट बनेगा। और आप इस 1 फ्रेगमेंट का इलेक्ट्रोफोरेसिस अगर कराएंगे तो आपको 1 बैंड भी क्या होगी, दिखाई देती है, क्योंकि ये जो 2 FAB मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके, यहाँ पे FAB का होल्ड ट्वाइस होता है। तो इसमें है क्या, आपके दोनों के दोनों पेप्टाइड चेन होते हैं, उनका मॉलिक्यूलर मास सेम होने की वजह से यहाँ पे बैंड आपकी एक आती है। तो एक आपका क्या होगा, फ्रेगमेंट होगा, और एक आपकी क्या होगी, बैंड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट विल द पॉसिबल आउटकम व्हेन द एंटीबॉडी विद द पेपाइन। तो पेपाइन से ट्रीट करने पर आपने क्या देखा था कि एंटीबॉडी को जब आपने पेपाइन से ट्रीट किया था तो यहाँ पे 3 फ्रेगमेंट बने थे, 3 फ्रेगमेंट बने थे, जिसमें से आपके क्या थे, 2 आपके क्या थे, दैट इज द FAB बना था, राइट। और एक क्या बना था आपका, FC बना था। तो दोनों FAB के लिए सिंगल बैंड आएगी, एक बैंड आएगा, और इस FC के लिए क्या होगा आपका, एक बैंड आएगा। तो एक और एक क्या होंगे, 2 बैंड आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सेकंड सही हो जाए, 3 फ्रेगमेंट 2 बैंड्स। व्हाट विल बी द पॉसिबल आउटकम व्हेन एन एंटीबॉडी ट्रीटेड विद द मार्केटोएथेनॉल। तो मार्केटोएथेनॉल जो होता है वो आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड को क्या करता है, ब्रेक करता है। और इसके ब्रेकआउट होने से यहाँ पे सबके सब जो डाइसल्फाइड बॉन्ड बने होते हैं लाइट और हैवी चेन में सब डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। यहाँ पे आपका 4 फ्रेगमेंट बनता है, 4 फ्रेगमेंट बनेंगे, जिसमें से 2 फ्रेगमेंट जो होते हैं आपके किसके होंगे, लाइट चेन के होते हैं, और 2 फ्रेगमेंट किसके होंगे, आपके हैवी चेन के होंगे। और जब इनका इलेक्ट्रोफोरेसिस कराया जाएगा तो इन दोनों को मिला करके एक बैंड आती है, और इन दोनों को मिला करके एक बैंड आती है। तो यहाँ पे फ्रेगमेंट कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, बैंड कितना बनेगा, 2 बनेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये सही हो जाएगा। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन सब क्वेश्चन से आपको एग्जाम में सवाल दिया जाता है, तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू डिटेक्ट हाइपर सेंसिटिव टाइप 1। तो इसमें से कौन सा हाइपर सेंसिटिविटी 1 को यूज करने के लिए आप कौन सा टेक्निक यूज करते हैं, तो इसका नाम है दैट इज द रिस्ट। और इस टेक्निक को आप यूज करते हैं, सॉदर्न ब्लॉटिंग आपका प्रोटीन के लिए होता है, ये होगा नहीं। रिया आपका एंटीजन एंटीबॉडी के लिए होता है, एलाइजा भी आपको उसके लिए होता है। तो ये सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा, सही हो जाएगा। इन विच काइंड ऑफ हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस इम्यून कॉम्प्लेक्स आर फॉर्म्ड। ये बहुत बहुत कॉमन टाइप का एग्जांपल आपसे सवाल में पूछा जाता है कि कौन से टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी में आपका इम्यून कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका क्या है, सही है। यहाँ पे आपके एंटीजन और एंटीबॉडी का क्या होता है, रिएक्शंस होकर के कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसको आप बोलते हैं इम्यून कॉम्प्लेक्स। IgG मीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी इज व्हाट। IgG के थ्रू मींस कौन से हाइपर सेंसिटिविटी में IgG जो होता है आपका इन्वॉल्व होता है। तो उसके लिए ऑप्शन है दैट इज द सेकंड, मींस टाइप सेकंड जो होता है वो IgG मीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होती है। और आपसे पूछा जा रहा है विच वन द फॉलोइंग इज IG डिपेंडेंट पाथवे, मींस एंटीबॉडी डिपेंडेंट पाथवे कौन सा है इन सभी में से। तो ये आपसे यहाँ पे देखा जा रहा है। तो क्लासिकल जो पाथवे होती है वो आपका क्या होता है, IG डिपेंडेंट होते हैं। तो आपकी ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के पाथवे हैं, क्लासिकल पाथवे, लैक्टिन पाथवे, अल्टरनेट पाथवे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है। तो कॉम्प्लीमेंट को लेकर के कुछ कुछ आपको यहाँ पे चीजें बताई जाती है, जैसे ग्रुप ऑफ सर्कुलेटरी एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन, यस होता है। यूजुअली आर इनएक्टिव फॉर्म, यस ये भी होता है। इन्वॉल्व बोथ इन्हेरेंट इम्यूनिटी, ये भी आपका होता है। यहाँ पे दिया जा रहा है स्मॉल फ्रेगमेंट रिप्रेजेंटेड बाई बी और लार्ज फ्रेगमेंट बाई ए। ये स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है।
ये यहाँ पे आपका सही स्टेटमेंट क्या होता है, स्मॉल जो फ्रेगमेंट होते हैं उनको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और जो बड़े वाले फ्रेगमेंट होते हैं उनको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये उल्टा कर दिया गया, ये ऑप्शन क्या है आपका गलत है। तो यही ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ साइटोकाइंस। साइटोकाइंस की प्रॉपर्टी क्या नहीं है। एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है कि दो साइटोकाइंस एक दूसरे के अपोजिट मैनर में काम करते हैं। प्लियोट्रॉपिक का मतलब होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा अगर आपका कोई जो वो एक फंक्शन परफॉर्म करे उसे आप प्लियोट्रॉपिक बोलते हैं। सिनर्जिक का मतलब होता है कंबाइंड इफेक्ट। सिंक्रोनस कोई प्रॉपर्टी आपकी नहीं है साइटोकाइंस की। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, सही हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज फॉर द फ्यूजन ऑफ स्प्लीन सेल्स एंड माइलोमा सेल्स। तो यहाँ के लिए क्या यूज़ किया गया था, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल, जिसको आप पैग बोलते हैं। तो ये एक तरीके से फ्यूजन के तरीके से यूज़ किया जाता है दोनों सेल्स को फ्यूज़ कराने के लिए। तो पीईजी क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एचजीपीआरटी एंजाइम्स इन्वॉल्व फॉर न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस इन। तो एचजीपीआरटी एंजाइम होता है जो आपके मोनोक्लोनल एंटीबॉडी में जब आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपको बताया जाता है कि ये न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस दो तरीके से हो सकती है, डीएनए पाथवे एंड साल्वेज पाथवे। तो साल्वेज पाथवे में ये इन्वॉल्व होने वाला क्या होता है, एंजाइम होता है, और इसके हेल्प से आपका मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होती है, बनाई जाती है। नेचर ऑफ एमिनोप्टेरिन। तो एमिनोप्टेरिन क्या है, एक एंटीबायोटिक होता है जो कि पाथवे को ब्लॉक कर देता है। और हेप्टेन क्या होता है आपका, एक एंटीजन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इनके पास इम्यूनोजेनिक नेचर नहीं होता है और वो मतलब एज ए इम्यूनोजन काम नहीं कर सकते। स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एंटीजन जैसे काम करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एमिनोप्टेरिन ब्लॉक टेट्राहाइड्रोफ्लोराइड विच इज रिक्वायर्ड इन। तो एमिनोप्टेरिन एक एंजाइम एंटीबायोटिक होता है जो कि इसके सिंथेसिस को ब्लॉक कर देता है। और ये पाथवे कहाँ पे, मतलब ये किस पाथवे इन्वॉल्व होता है, तो दैट इज द डीनो पाथवे। तो एचजीपीआरटी आपका किस में होगा, दैट इज द सॉलेज पाथवे, और एमिनोप्टेरिन किस में होगा, डीनो पाथवे। एंटीबॉडी प्रेजेंट इन द टीयर्स। तो टीयर्स में एंटीबॉडी कौन से पाए जाते हैं, दैट इज आईजीए। ये आपका टीयर्स में, मदर मिल्क में, सलाइवा में, सेक्रेटरी मटेरियल जो होते हैं उन सभी, इसे आप सेक्रेटरी एंटीबॉडी के नाम से भी जानते हैं। ये सेक्रेशंस में पाया जाने वाला एंटीबॉडी होता है, तो आईजीए। सो एंटीबॉडी इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शंस। तो एंटीबॉडी आपका जो ई होगा, मींस एंटीबॉडी ई, ये ऑप्शन का क्या होगा, सही हो जाएगा। तो एंटीबॉडी ई जो होता है आपका वो एलर्जिक रिएक्शंस में क्या होता है, पाया जाता है, मींस इन्वॉल्व होते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ सेक्रेटरी एंटीबॉडी, सेक्रेटरी फॉर्म ऑफ एंटीबॉडी ए विल गिव। तो इसके दो फॉर्म पाए जाते हैं, एक आपका प्लाज्मा वाला पाया जाता है और एक आपका सेक्रेटरी पाया जाता है। तो जब आप सेक्रेटरी वाले का करते हैं तो वहाँ पे आपको क्या दिखाई देता है, 4 बैंड दिखाई देता है। 4 बैंड इसलिए दिखाई देता है कि वहाँ पे आपके दो तो किसके बनेंगे, लाइट चेन और हैवी चेन के बन जाएंगे, ये नॉर्मल वाला हो जाता है। और जो कि आपका सेक्रेटरी फॉर्म होता है इसके डाइमर फॉर्म में पाया जाता है, मीन्स दो आपके यहाँ पे यूनिट इसकी मिलकर बनी हुई होती है। तो यहाँ पे दोनों को जोड़ने के लिए एक जे चैन होता है और जे चैन के साथ में एक यहाँ पे सेक्रेटरी कंपोनेंट होता है। तो एक बैंड आती है आपकी जे चैन की और एक बैंड आता है आपका सेक्रेटरी कंपोनेंट का, और दो बैंड आते हैं आपके, एक आपका लाइट चैन का, एक आपका हैवी चैन का। तो इस तरीके से 4 बैंड क्या होते हैं, आ जाते हैं। और अगर यही आपसे प्लाज्मा वाला अगर पूछा जाएगा तो वहाँ पे आपका सेक्रेटरी कंपोनेंट नहीं होता, तो वहाँ पे आपके सिर्फ 3 बैंड आते हैं, राइट। तो इसको आप थोड़ा समझ लीजिए। आईजीए जो होता है इसके 2 फॉर्म होते हैं, एक आपका प्लाज्मा फॉर्म होता है जो कि नॉर्मल होते हैं, और एक आपका होता है सेक्रेटरी फॉर्म जो कि सिक्रेशंस में इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर आप इनका कराएंगे तो यहाँ पे आपको 3 बैंड दिखाई देगा, जबकि यहाँ पे कराएंगे तो आपको 4 बैंड दिखाई देगा। क्यों, यहाँ पे आपको बता दिया गया कि यहाँ 2 कंपोनेंट है तो जेएच है ना, सेक्रेटरी फॉर्म होता है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिम्फॉइड टिश्यू। तो इनमें से कौन सा लिम्फॉइड टिश्यू नहीं है, तो स्प्लीन होता है, थाइमस होता है, टॉन्सिल्स होते हैं। ये आपका आरपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन से पूछा गया है उसके बायोलॉजी वाले क्वेश्चंस में। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी हैज जेएचएन। तो जेएचएन किसके किसके पास होता है, एक तो पहला आपका एंटीबॉडी ए होता है, दूसरा आपका एंटीबॉडी एम होता है। दो के पास आपके क्या होते हैं, जेएचएन होते हैं। फर्स्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड इन प्राइमरी रिस्पांस। तो एंटीबॉडी एम हमेशा आप याद रखिएगा, ये एंटीबॉडी एम जो होता है वो कोई भी रिएक्शन आपके अगर बॉडी में हो रहा है तो क्या करेगा, आपका एक्टिवेट होता है। नेक्स्ट है आपका टू एक्टिवेट सेल मीडिएट इम्यूनिटी एंटीजन मस्ट बी। तो सेल मीडिएट के लिए क्या कंडीशन दिया जा रहा है, दैट इज द बाउंड टू द एमएससी मॉलिक्यूल्स होना चाहिए, इनसॉल्युबल नेचर होना चाहिए, मोस्टली प्रोटीन होना चाहिए। सारे ऑप्शन पे आपके सही है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स डज नॉट शो एमएससी फर्स्ट मॉलिक्यूल प्रॉपर्टी। सो आपको बताया जाता है कि एमएससी मॉलिक्यूल जो फर्स्ट होते हैं वो ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स पे क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ऑल न्यूक्लिएटेड सेल, जितने भी न्यूक्लियस को कंटेन करने वाले सेल्स होते हैं उन सभी पे आपका पाया जाता है। कौन, दैट इज द एमएससी मॉलिक्यूल फर्स्ट।
और एमएससी मॉलिक्यूल सेकंड कहाँ पाया जाएगा, जितने भी आपके एपीसी सेल्स होते हैं मीन्स एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं उन सारे सेल्स पे आपका क्या पाया जाता है, एमएससी मॉलिक्यूल सेकंड। तो ये इसका जो कॉन्सेप्ट है इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो चूंकि न्यूक्लियड की बात की जा रही है तो आरबीसी आपकी जो सेल्स होती है वो ई न्यूक्लियड होती है, दैट इज वाई यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में यहाँ पे क्या क्या आते हैं, बी सेल्स आ जाता है, डेंड्राइटिक सेल्स आते हैं। तो चूंकि बी सेल्स जो होते हैं वो प्रोफेशनल काम करते हैं, मतलब उनके सेल के सरफेस पे क्या होते हैं, ऐसे एंटीजन को बाइंड करने के लिए रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, दैट इज वाई आप इनको प्रोफेशनल एंटीबॉडी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के नाम से जानते हैं। तो इन पे जो रिसेप्टर पाए जाते हैं वो किसके हैं, दैट इज एमएससी मॉलिक्यूल सेकंड, राइट। सो नेक्स्ट पूछा गया है एपीटोप्स क्या होते हैं। तो एपीटोप्स बेसिकली आपके किसी भी जो एंटीजेंस मींस इम्यूनोजेंस होते हैं उन इम्यूनोजेंस के ऊपर सरफेस पे पाया जाने वाला आपका साइट्स होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपका कोई इम्यूनोजेन है और इसके पास जो इसकी बाइंडिंग साइट्स होती है मीन्स जो इसका शेप होता है वो पार्ट जिससे कि ये जाकर के एंटीजन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल से क्या करेगा, बाइंड करेगा, उसको आप क्या बोलते हैं, दैट इज द एपीटोप बोलते हैं। मान लीजिए अगर ये वाला रीजन है, ये एंटीजन है मान लीजिए, और ये एंटीजन का ये वाला पार्ट है, तो जिससे एंटीबॉडी बाइंड करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, एपीटोप बोलेंगे। और एंटीबॉडी का वो पार्ट जो कि एंटीजन के उस पार्ट से एपीटोप से बाइंड करता है उसको आप पैराटोप के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो पैराटोप जो होता है वो आपका एंटीबॉडी का पार्ट है और एपीटोप जो होता है वो एंटीजन का पार्ट है। तो एंटीजन का वो पार्ट जो कि जा करके एंटीबॉडी से बाइंड करेगा उसको आप बोलते हैं दैट इज द एपीटोप, और एंटीबॉडी का वो पार्ट जो कि एंटीजन से बाइंड करता है उसको आप बोलते हैं पैराटोप। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा, सही हो जाएगा, इम्यूनोलॉजिकली एक्टिव रीजन ऑफ इम्यूनोग्लोबिन। पैराटोप्स क्या होते हैं, तो इम्यूनोलॉजिकली एक्टिव रीजन ऑफ एंटीबॉडी। तो ऑप्शन जस्ट पहले ऊपर आपको बता दिया, तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्स इन्वॉल्व इन द टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस आर, कौन से होंगे। तो आपको बताया था कि मास्ट सेल्स होते हैं और बेसोफिल सेल्स होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा यहाँ पे सही हो जाएगा। सो इस तरीके से आपने देखा कि इम्यूनोलॉजी के केस में आने वाले जो मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन थे वो सारे आपको यहाँ पे डिस्कस किए गए। होपफुली कि इस पेपर की हेल्प से आपका पूरा इम्यूनोलॉजी का जो पोर्शन है वो रिवाइव हो जाएगा और आप अपनी कॉन्सेप्ट को भी रिवीजन कर लेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्त के साथ में इसको शेयर कीजिए, उनका भी हेल्प हो सके और वो भी अपनी प्रिपरेशंस में अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ।